हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। देखिए, पिछले वीडियो के अंदर जहां पर अपन लोग जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत पढ़ रहे थे, वहां पर मैंने आपको बताया था कि जीन पियाजे ने दो सिद्धांत दिए थे। एक तो दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत और दूसरा दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वहां पर दिया गया था। लेकिन जीन पियाजे ने जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है और वहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। अपना जो क्वेश्चन आएगा वो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित ही आएगा। नैतिक विकास का सिद्धांत क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है और क्यों वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा अपना, क्योंकि जीन पियाजे ने उस सिद्धांत को अधूरा ही छोड़ दिया था। और उन्होंने जब उस सिद्धांत को अधूरा छोड़ा तो उस सिद्धांत को पूरा करने का कार्य फिर किया किसने? कोहलबर्ग ने उस सिद्धांत को पूरा करने का काम किया। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोहलबर्ग ने किस प्रकार से इस नैतिक विकास के सिद्धांत को दिया और कैसे जो है उन्होंने बच्चों के अंदर होने वाले नैतिक विकास का अध्ययन किया। देखिए, सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ पर जो है साइकोलॉजी को लेकर के शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपको सारे के सारे टॉपिक करवाए जा रहे हैं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन भी कर लें। ये थे लॉरेंस कोहलबर्ग, अमेरिका के थे। 1927 से लेकर के 1987 तक जो है इनका जीवन काल रहा था। 1927 के अंदर इनका जन्म हुआ था। ये एक शिक्षक थे, टीचर थे, और टीचर भी आपके और मेरे जैसे नॉर्मल टीचर नहीं थे। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ये साइकोलॉजी के ही प्रोफेसर थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। सबसे पहली बात, नैतिक विकास के सिद्धांत की जब भी अपन बात करते हैं ना, अपने दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है कि नैतिकता आखिर होती क्या है, नैतिकता क्या होती है और उसका विकास फिर कैसे होता है। एक बच्चा जो पैदा होता है, क्या उसके अंदर पैदा होते ही नैतिकता आ जाती है? बिल्कुल भी नहीं। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर वो नया नैतिक होता है, नहीं वो अनैतिक होता है। उसके बाद में समाज के अंदर जब वो रहता है, धीरे धीरे उसको समाज का नॉलेज होता है, उसे पता चलता है कि समाज के अंदर किया गया ये कार्य सही है और समाज के अंदर मैंने ये काम कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो बस उन्हीं का जो डिफरेंस वो करना सीख जाता है ना, कि सामाजिक जो समाज के जो नियम है या समाज की जो संहिता है उनके हिसाब से जब वो सीख जाता है कार्य को करना, बस वही क्या है? नैतिकता या नैतिक विकास है। एक बात हम लोग नोटिस करते हैं कि कई बार रील वगैरह के अंदर कोई आ जाती है, हम लोग देखते हैं और जो है बेकार सी या फूहड़ता भरी कोई रील देख लेते हैं तो बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं कि इनके अंदर अब नैतिकता बची ही नहीं है। नैतिकता का मतलब हमारे समाज के अनुरूप जो हमने नियम बनाए गए हैं वो ये इन नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब अब इन लोगों के अंदर नैतिकता नहीं बची है। समझ रहे हो ना आप? देखो, नैतिकता क्या है इसकी अपन बात करते हैं। सही या गलत, अच्छे या बुरे की पहचान करना, जो पहचान और समझ जो सामाजिक मानकों के अनुसार व्यक्ति के निर्णयों को सामाजिक रूप से समुचित, सटीक और बेहतर बनाती है। समझ रहे हो ना आप? आप मान लो शादीशुदा लड़की है, ठीक है, शादीशुदा महिला है, आपका मूड हो गया कि आज मुझे जीन्स और टी शर्ट पहन के गाँव के अंदर जाना है, लेकिन फिर अचानक आप रुक जाते हैं और सोचते हैं कि क्या मैं ये जो वेशभूषा पहनने वाली हूँ क्या मेरे सामाजिक मानकों के अनुसार ये सही है? आपका मन कहता है, यदि आपके अंदर नैतिकता है और तो आपका मन क्या कहेगा कि ये मेरे सामाजिक मानकों के अनुसार नहीं है, क्योंकि हम लोग राजस्थान में रहते हैं, अमेरिका में तो नहीं रहते हैं। और सामाजिक जो राजस्थान का जो समाज है उसके मानकों के अनुसार ये मेरी सही वेशभूषा नहीं है। हम अंदर जाते हैं और हमारे निर्णय को, व्यक्ति के निर्णय को, हम अपने निर्णय को चेंज करते हैं और सामाजिक रूप से समुचित, सटीक और बेहतर बनाते हैं। यानी अंदर जाकर के हम लोग राजस्थानी वेशभूषा के कपड़े पहनते हैं। सेम यही चीज़ लड़के के लिए भी अप्लाई होती है कि किसी वो शादी समारोह में जा रहा है और यदि वो जो है वो बॉक्सर पहन करके, टूटी फूटी चप्पलें पहन करके, घर में पहने वाली चप्पल पहन करके वो जाने की सोचता है, लेकिन फिर उसका क्या है, उसकी नैतिकता उसको रोक देती है, बोलती है कि ये सामाजिक मानकों के अनुसार ये सही कार्य नहीं कर रहे हो आप। और हम अंदर जाकर के अपने जो है हमारे जो व्यक्ति के जो निर्णय हैं उनको हम लोग बेहतर बनाते हैं और सामाजिक रूप से समुचित, सटीक और सही निर्णय लेकर के जो है हम लोग बाहर आते हैं। यही क्या है? हमारी नैतिकता है। आप लोग समझ गए होंगे, इतना ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। इस उम्र तक आते आते हम सब लोगों के अंदर नैतिकता जो है बहुत अच्छे प्रकार से आ जाती है। अब नैतिक विकास क्या है, नैतिक डेवलपमेंट क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, नैतिक विकास क्या है? नैतिक विकास एक ऐसा विकास है जिसमें बच्चे सही और गलत व्यवहार के बीच में अंतर करके उसके अनुरूप अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं। बस वही नैतिक विकास है। यदि हमने उस व्यवहार को परिवर्तित नहीं किया, मान लो जीन्स टी शर्ट पहन करके चले गए, तो इसका मतलब क्या है? हमारा नैतिक विकास ठीक प्रकार से नहीं हुआ है। और यदि हमने अपने आप को अनुरूप अपने व्यवहार के अंदर परिवर्तन कर लिया है, सही से
मान लो हमको किसने बताया है कि हमारे बड़े बुजुर्गों को हमको प्रणाम करना चाहिए या उनको राम राम करनी चाहिए? किसी ने भी नहीं बताया। हमारे बड़े बुजुर्गों ने, मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने हमें बताया, हमको नैतिकता का पाठ पढ़ाया। और हमारे को ये बताने वाला कौन है? ये हमारी नैतिकता है। हम लोग सीखते हैं कि हमें बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि हमारे नैतिक विकास ठीक नहीं हुआ है। यदि हम बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं तो क्या होगा? बोलेंगे कि इसके अंदर सही से नैतिकता नहीं है या इसका नैतिक विकास सही नहीं हुआ है। ठीक है ना? नैतिक विकास में बच्चे समाज के कुछ ऐसे नियमों को सीखते हैं जिसके माध्यम से उन्हें गलत या सही व्यवहार के बीच में अंतर मिल जाता है। समझ गए आप? नैतिक विकास में सीखे गए नियम व्यक्ति के अपने व्यवहार को निर्धारित करते हैं। आपके नैतिक विकास यदि अच्छा हुआ है तो उस दौरान आपने जो नियम सीखे हैं वही आपके व्यवहार को जो है डिसाइड करते हैं। इसी से आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। समझ गए आप लोग? नैतिक विकास की प्रक्रिया उम्र बीतने के साथ साथ मजबूत होती जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है धीरे धीरे हम सबको ज्ञान आने लग जाता है। अपने आप हम लोग समझ जाते हैं कि कौन सी चीज़ हमें करनी चाहिए या कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ में जो है ये नैतिक विकास मजबूत होता है, ताकि फिर हम आने वाली पीढ़ियों को भी ये चीज़ें समझाते हैं कि नहीं बेटा आप ऐसा करो या आप ऐसा नहीं करो। लेकिन यदि हमारा खुद का विकास ठीक से नहीं हुआ होगा तो हम क्या ही किसी दूसरे से जो है उम्मीद कर सकते हैं। अब ये नैतिक विकास का सिद्धांत, यही नैतिकता थी, यही नैतिक विकास का सिद्धांत था। लॉरेंस कोहलबर्ग ने ये क्या किया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों को इकट्ठा किया और उनको कहानियां सुनाई। 11 प्रकार की कहानियां जो है उनकी फेमस है, जो कि उन्होंने बताई। और उन सब के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सी है? वो है हिंज की दुविधा या हाइजन। ये कुछ ऐसे इधर उधर नाम थोड़े बहुत हो जाते हैं, आपको अलग अलग जो है चेंज मिल सकता है। ये एक कहानी कोहलबर्ग ने बच्चों को सुनाई और उसके बाद में उससे संबंधित क्वेश्चन उन्होंने पूछे। ये कहानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनना आप। इस कहानी के अंदर होता क्या है? एक व्यक्ति होता है और उसकी पत्नी बीमार होती है, बेड के ऊपर होती है, विशेष प्रकार का उसको कैंसर हो जाता है। डॉक्टर्स ने बताया कि तुम्हारी पत्नी को जो ये कैंसर हुआ है ना, इसका इलाज एक दवाई करेगी जो कि अपने शहर के अंदर केवल एक ही मेडिकल शॉप के ऊपर मिलती है, उसी ने इसका आविष्कार किया है। अब वो व्यक्ति भागा भागा उसके पास में जाता है, उस मेडिकल वाले के पास में, लेकिन वो बोलता है कि मैंने क्योंकि इस फॉर्मूले को बनाया है, मैंने इस फॉर्मूले का इजाद किया है, तो अब मैं मस्त पैसे कमाऊंगा, जितनी भी इसकी कीमत है मैं उसकी 10 गुना वसूल करने वाला हूं, मुझे 10 गुना उसकी कीमत चाहिए। अब ये हिंज या हाइनेज सोचता है, अपने दोस्तों से पूरा का पूरा जो है अपने दोस्तों से पूछता है, भाई पैसे की व्यवस्था हो सकती है, इधर उधर करता है। लेकिन फाइनली होता क्या है? जितने भी उसको पैसे की जरूरत थी ना, उसका केवल और केवल 50% पैसे ही उसके पास में वो इकट्ठे कर पाता है। वो उसको डॉक्टर्स को, वो उस जो है फार्मासिस्ट को बोलता है कि भाई 50% पहले पैसे जो है तुम पहले ले लो, उसके बाद में ये दवाई मुझे दे दो, 50% मैं पैसे आपको दे दूंगा। लेकिन इसने साफ साफ मना कर दिया कि भाई नहीं, बिल्कुल मैं नहीं देने वाला, मुझे पैसे कमाने हैं और मुझे जो है पूरे के पूरे ही पैसे चाहिए। अब ये जो हिंज है, जो हाइनज है, ये क्या करता है? रात को दुकान में जाता है और उस दुकान को तोड़ करके और वो दवाई वहां से निकाल करके ले जाता है और अपनी पत्नी का इलाज करवाता है। अब ये वो कहानी थी। अब देखो इसके बाद में कितने सारे क्वेश्चंस जो है वो हमारे दिमाग के अंदर आते हैं। वही सारे क्वेश्चन कोहलबर्ग ने बच्चों से पूछे। एक बात बताओ, क्या उसको दवाई चोरी करनी चाहिए थी? चोरी करनी चाहिए थी तो क्यों? और नहीं करनी चाहिए थी तो क्यों नहीं करनी चाहिए थी? क्या दवाई उसको चोरी नहीं करके क्या उसको अपनी पत्नी को मरने देना चाहिए था? क्या एक पति का ये कर्तव्य नहीं होता है कि वो अपनी पत्नी की जान बचाए? जैसे भी अगर वो अपनी पत्नी की जान नहीं बचा पाता तो वो समाज के अंदर कैसे जो है वो अपना मुंह दिखा पाता? क्या सरकार ने कोई नियम नहीं बनाया जिससे कि इन दवाई कंपनियों पर अंकुश लगाया जा सके, उनकी रेट निर्धारित हो सके? जैसे वो दवाई के वो वहाँ से चोरी करके जब वो भाग रहा था तो उसके दोस्त ने उसको देख लिया। अब वो उसका दोस्त जो है वो पुलिस के अंदर है, तो क्या उसके दोस्त को पुलिस रिपोर्ट करवानी चाहिए? क्या उसको गिरफ्तार करवा देना चाहिए या गिरफ्तार नहीं करवाना चाहिए? तो क्यों गिरफ्तार नहीं करवाना चाहिए? अब जब उसको मान लो उसको गिरफ्तार करवा दिया गया तो क्या जज को उसको सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? सजा देनी चाहिए तो क्यों, और नहीं देनी चाहिए तो क्यों नहीं देनी चाहिए? ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना वो किसने, हिंज जो है लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों से पूछे। क्या हिंज को वो दवाई चुरा लेनी चाहिए थी? क्या चोरी करना सही है या गलत है? सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है? क्या यह एक पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी के लिए दवाई चोरी करके लाई? क्या दवाई बनाने वाले को हक है कि वो दवाई इतने पैसे मांगे, दवाई कितने पैसे मांगे? क्या ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे कि दवाई की कीमत पर अंकुश लगाया जा सके? क्यों और क्यों नहीं? ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों से पूछे लॉरेंस कोहलबर्ग ने ये कहानी सुना करके। और उसके बाद में उन्होंने ये जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत था इसको 3 स्तर और 6 चरणों में बांटा। वो 3 स्तर कौन कौन से थे? वो 3 स्तर ये थे, और ये प्रत्येक स्तर को 2 चरणों के अंदर बांटा। ठीक है, ये स्तर थे, 3 स्तर थे,
और जिनको क्या बोलते हैं सब स्टेज या सब स्तर इनको बोल सकते हैं। ये प्रत्येक स्तर को जो है दो दो हिस्सों में बांटा। अब कौन कौन से थे देखो, एक तो परंपरागत, और परंपरागत से पहले वाला पूर्व परंपरागत और इसके बाद वाला पश्चिम परंपरागत। ये तो बिल्कुल आसान है, इसको तो याद करने की भी जरूरत नहीं है, आप परंपरागत याद कर लेना। परंपरागत से पहले का पूर्व परंपरागत और परंपरागत के बाद का पश्चिम परंपरागत, ठीक है। नैतिक अवस्था, ये नैतिक अवस्था, ये नैतिक अवस्था, बस इतना सा लगाना है। अब इसके अंदर ये अलग अलग 6 स्टेज थी, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे पहले वाला जो चरण है ना, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दंड व आज्ञाकारी उन्मुक्तता होती है। पहले चरण के अंदर बच्चे की नैतिकता बिल्कुल भी नहीं आती है, और इसकी उम्र क्या है यहाँ पर 4 से लेकर के 10 वर्ष के बीच में यहाँ पर इसकी उम्र है। दूसरे की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है 11 से लेकर के 13 मान लो, ठीक है। और ये फिर जो है वो 14 से लेकर के बाद की, 14 से बाद की ये अवस्था है, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले इन्होंने पहले इस तरह का जो पहला चरण था दंड व आज्ञाकारी उन्मुक्तता, इसको उन्होंने बताया और इन्होंने कहा था कि बच्चा जो इस अवस्था के अंदर होता है वो क्या करता है, वो केवल और केवल दंड के आधार के ऊपर, यानी उसको किसी कार्य को करने में यदि दंड मिलता है तो वो कार्य वो नहीं करने वाला है, और यदि उसको किसी चीज़ के लिए उसको शाबाशी मिलती है तो उसको जो है वो अपना वो कार्य करेगा। यही कहाँ पर था इसके अंदर दंड व आज्ञाकारी के अंदर। माता पिता से यदि उसको दंड मिलता है तो वो कार्य नहीं करेगा, और यदि उसके माता पिता से उसको एप्रिसिएशन मिलता है या शाबाशी मिलती है तो वो उस कार्य को बार बार करेगा। यही कौन सा था, दंड व आज्ञाकारी उन्मुक्तता, ये वाला था, ठीक है। दूसरा क्या है, साधनात्मक सापेक्षतावादी उन्मुक्तता। इसके अंदर बच्चा क्या है ना, रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उसने कोई कार्य किया और उसके बाद में उसको उसका रिजल्ट यदि अच्छा आ गया, यानी उसका मतलब सिद्ध हो रहा है, तो वो उस कार्य को बार बार करेगा। यानी इस स्टेज के अंदर जो बच्चा होता है ना, वो दूसरे को बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी चॉकलेट दे दूंगा यदि तुमने अपना पेन दे दिया, ठीक है, लेना देना, यानी वो अपने मतलब को सिद्ध करने के अंदर ही यहाँ पर साधनात्मक सापेक्षतावादी इसके अंदर जो होता है, ठीक है। यदि उसको लग रहा है कि मुझे चॉकलेट चुरा करके खानी चाहिए क्योंकि उसको मजा आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो चुरा लेगा, चुरा करके। अर्थात नैतिकता यहाँ पर क्या होती है ना दोस्तों, स्व केंद्रित होती है, स्व केंद्रित होती है, यानी यहां पर उसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है और कुछ भी नहीं होता है। नंबर 3 के ऊपर गुड बॉय और नाइस गर्ल, यानी इनके जो नाम है ना वही आपको बता देंगे। बच्चे को इस वक्त में बच्चा जो कार्य करता है ना, उसको ये होता है कि मुझे समाज से थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिले, यहाँ पर उसकी नैतिकता का विकास होना शुरू हो जाता है। और इसके अंदर क्या होता है ना, वो प्रशंसा का थोड़ा सा जो है भूखा होता है। कोई अच्छा कार्य करेगा, सब लोग उसको बोलेंगे शाबाश बेटा बहुत अच्छा कार्य किया, तो वो कार्य करने वाला है, यानी वो उसको मान लेगा कि यही कार्य नैतिक है। किसी लड़की को बोल दिया कि वेरी गुड तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, किसी को प्रणाम किया तो बोले वेरी वेरी गुड, तो यहाँ पर बच्चे के अंदर ये भाव होता है कि कोई मुझे जो है शाबाशी दे, और उसी के आधार पर उसकी जो है वो नैतिकता यहाँ पर डिसाइड होती है। अब ये सामाजिक नियम उन्मुक्तता, सामाजिक नियम उन्मुक्तता, इसके अंदर ये होता है कि वो बच्चा धीरे धीरे समाज के नियमों को सीखना शुरू कर देता है। उसको पता होता है कि बस अपने को समाज के जो नियम है ना उनके हिसाब से अपने को चलना है, जैसे जैसे माता पिता कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों को अपने को फॉलो करना है। समाज के द्वारा जो बनाए गए जो नियम हैं उन्हीं को जो है समाज के अधिकांश नियमों को यहाँ पर बच्चा फॉलो करता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं सामाजिक समझौते की अवस्था। इसके अंदर क्या होता है, बच्चा ये सीख जाता है कि अब हमें समाज के अंदर जो नियम है उनकी अवहेलना नहीं करनी है। सामाजिक समझौते की अवस्था, इसके अंदर बस यही होता है कि समाज के अंदर बच्चा समझौता करना सीख जाता है। कोई चीज़ उसको अच्छी लग रही है लेकिन समाज के अनुसार वो सही नहीं है तो बच्चा वो नहीं करेगा, अब वो अपने समझौते करना सीख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद में सार्वत्रिक नीति परक सिद्धांत उन्मुक्तता, इसके अंदर बच्चे के अंदर अपने आप जो है वो नैतिकता आनी शुरू हो जाती है। उसे पता होता है कि कौन सी चीज़ समाज के लिए सही है, कौन सी चीज़ समाज के लिए अपने को सही करनी है। समाज के अंदर होने वाली गलत चीज़ों को भी वो जो है उसको सुधार करने की कोशिश करता है। यहाँ पर बच्चे के अंदर जो है वो नैतिकता कहाँ जाती है, स्व, यानी उसके अंदर अपने आप नैतिकता आ जाती है। बस यही थे, क्या थे, 3 स्तर थे और 6 उसके चरण थे, इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं अपन। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है, ये सीटेट के अंदर आया हुआ है 2012 के अंदर। शिक्षक जो है वो किसी भी बच्चे के अंदर नैतिकता का विकास कैसे करेगा, धार्मिक शिक्षा के महत्व को देकर, बिल्कुल भी गलत। व्यवहार को स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों के आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश। देखो कठोरता तो बरतनी नहीं है, साइकोलॉजी के अंदर कहीं पर भी कठोरता आ जाती है या शिक्षण विधियों के अंदर भी कहीं पर भी आपको लगता है कि ये वाला ऑप्शन थोड़ा सी अपने को नेगेटिव वाइब दे रहा है ना, तुरंत उसको काट देना। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर है कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उनको शामिल करना चाहिए।
कोहलबर्ग ने क्या किया था, कोहलबर्ग ने यही तो किया था कि नैतिक मुद्दों के, वो हाइनेज की जो कहानी सुनाई थी वो एक तरीके का जो है सामाजिक मुद्दा ही था, और उस तत्वों के अंदर बच्चों को शामिल करा और उसके आधार पर ही जो है नैतिक मूल्यों का विकास हम लोग कर सकते हैं, फिर उनको समझाया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे क्या अलग अलग आयु में अलग अलग तरीके से अलग चरणों में समान रूप से संदर्भ के अनुसार अभिभावकों के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार चिंतन करते हैं। अलग अलग आयु में अलग अलग तरीकों से बच्चे जो है चिंतन करते हैं, किसका, नैतिकता का, सही और गलत के बारे में। अब बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को, ध्यान रखना, अनुपस्थिति को सही तरीके से सूचित करता है। तो सबसे पहला स्तर है, वहां पर बच्चों के अंदर नैतिकता नहीं आती है, नैतिकता का विकास जो है वो नहीं हुआ रहता है। वहां पर तो बच्चा क्या है, वो दंड के आधार पर, क्या उसको जो है कौन से कार्य करने से उसको दंड मिलेगा और कौन सा कार्य करने से उसको शाबाशी मिलेगी, सारा का सारा काम जो है पहले स्तर के अंदर ही होता है, बाकी वहां पर नैतिकता तो नहीं होती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत में पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा, अंतर्निहित स्वाभाविक दंड। देखो पूर्व परंपरागत स्तर की बात कर रहा है ये, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट हो जाएगा। व्यक्तिगत आवश्यकताएं और इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। स्तर का ध्यान रखना थोड़ा सा कि कौन सी स्तर की बात कर रहा है। पहले वाले स्तर के अंदर तो क्या होगा, पहले वाले स्तर के अंदर तो नैतिकता होगी नहीं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखिए कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक, नैतिक विकास के सिद्धांत। और किसने प्रस्तुत किया था नैतिक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और कोहलबर्ग के नैतिक विकास के कितने स्तर हैं। स्तर तो कितने हैं दोस्तों, 3 ही हैं, 3 स्तर हैं और 6 चरण हैं। देखो यहाँ पर 2, 4, 8, यहाँ पर 6 ऑप्शन में भी नहीं है, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। कोहलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात उस सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है। अच्छा, कौन सी बात उस सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग की कौन सी अवस्था नहीं है। रूढ़िगत, प्राक रूढ़िगत, पश्च रूढ़िगत, ये संवेदी प्रेरक, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये जीन पियाजे का संवेगात्मक विकास के सिद्धांत था, उसके अंदर था ये, ठीक है दोस्तों। अब आई होप, थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। लॉरेंस कोहलबर्ग बहुत ही छोटा सा था, यहाँ पर आप लोग इनके स्तर, उनके नाम याद कर लेंगे ना, तो आपको पूरा, आप जो है क्वेश्चन वो बिल्कुल सही होने का पूरे चांस रहते हैं। बाकी साइकोलॉजी को पूरे के पूरे ट्रिक के माध्यम से मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। आप लोग चाहें तो ये वाला जो प्लेलिस्ट है साइकोलॉजी ट्रिक, या फिर ये यूनिट वाइज पूरा का पूरा कोर्स भी आप चाहें तो देख सकते हैं। शानदार वीडियो मैंने यहाँ पे डाले हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।